Hi guys, welcome to Easy Exam Sutra. So today we will discuss the topic Advocate General of State, sorry guys, from Polity Lakshmikant, chapter 53. So let's start the topic now guys. अच्छा, ये टॉपिक इज़ ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस. तो आप अगर वो पढ़ेंगे तो उसके जस्ट बाद आप ये टॉपिक ही पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को रिलेट करने में ईजी होगा. तो चलिए देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 165 है वो प्रोवाइड करता है, वो मेंशन करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या होता है ना. अच्छा, ये भी एक स्टेट के जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं, सेंटर के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल भी किसी भी स्टेट के, जिस स्टेट के वो होंगे उस स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं. इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इनके लिए भी सेम कि उस स्टेट के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली और इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, तो ये लोग एक नाम सुझाएंगे टू द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और गवर्नर फिर उनको अपॉइंट करेंगे एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट. तो उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता होगा. तो हाँ जी, होता है. तो ये है कि ये जो भी पर्सन को एज अ एडवोकेट जनरल अपॉइंट करना होता है वो एलिजिबल होने चाहिए टू बी द हाई कोर्ट का जज. उस स्टेट के हाई कोर्ट के जज के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, या तो वो किसी जुडिशियल ऑफिस को 10 सालों के लिए होल्ड किए हो, मतलब उनको जुडिशियल एक्सपीरियंस हो, या तो फिर वो या फिर वो उस हाई कोर्ट में 10 सालों के लिए एडवोकेट का प्रैक्टिस किए हों, है ना. तो अगर ये क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं एज अ एडवोकेट जनरल. इनका टर्म के लिए, जो इनके टेन्योर के लिए कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं दे होल्ड द ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, सॉरी विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर गाइज, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो वो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके, क्योंकि वो अपॉइंट करते हैं इसीलिए वो एनी टाइम जब चाहे तब गवर्नर ऑफ दैट स्टेट कैन रिमूव द एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट. तो ये बात ध्यान रखिएगा. अच्छा, इसके अलावा भी अगर एडवोकेट जनरल चाहें तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं, किसी भी समय रिज़ाइन कर सकते हैं, या तो फिर वो एक कन्वेंशन के थ्रू जब भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर जो भी स्टेट का गवर्नमेंट है अगर वो गिर जाती है या फिर अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है तो उस समय भी जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो भी अपना रिजिग्नेशन दे देते, वो भी अपना पद छोड़ देते हैं. तो ये एक कन्वेंशन है गाइस, ठीक है, ये भी कहीं मेंशन नहीं है, जस्ट एक कन्वेंशन फॉलो होता है इस तरीके से. तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा. इसके बाद देख लेते हैं कि इनके रिम्यूनरेशंस, तो इनके जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं, इनके पेंशन्स और भत्ते जो भी होते हैं, ये भी कहीं मेंशन्ड नहीं है. तो ये भी गवर्नर डिटरमाइन करते हैं कि इनको कितना सैलरी देना है, इनको कितना अलाउंसेस देना है, ठीक है. तो ये रहा इनके अपॉइंटमेंट, इनके टर्म्स और इनके सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में. अब देख लेते हैं इनके ड्यूटीज़ और फंक्शंस क्या होते हैं. तो इनके कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, तो सिमिलर ड्यूटीज़ जो भी इसके पहले हमने देखा था अटॉर्नी जनरल के ड्यूटीज़ होते थे, सिमिलर ड्यूटीज़ इनके भी होते हैं. तो क्योंकि एक लॉ ऑफिसर हैं तो ये क्या करेंगे, लीगल मैटर पे एडवाइस देते होंगे ऑफकोर्स. तो गवर्नर जिस भी लीगल मैटर पे इनको रिफ़र करता है उस लीगल मैटर पे ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं. इसके अलावा भी जो भी दूसरे मैटर गवर्नर इनको असाइन करते हैं उस मैटर पे भी ये लीगल एक्शंस लेते हैं. इनका अदर ड्यूटीज़ ऑफ द लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द गवर्नर. तो जो भी गवर्नर इनको दूसरे लीगल मैटर असाइन करते हैं उसके ऊपर भी ये काम करते हैं. इसके अलावा अगर कुछ ऐसे फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन इनके ऊपर मतलब थोपता है, देता है, तो उन चीज़ों को भी डिस्चार्ज करते ये हैं. अच्छा, इसके अलावा ही इज़ इंटाइटल्ड, क्योंकि ऑफकोर्स ये लॉ ऑफिसर ऑफ दैट स्टेट हैं तो ये उस स्टेट भर के किसी भी कोर्ट में ये अपीयर हो सकते हैं, उस स्टेट के किसी भी कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक, या दूसरा उस स्टेट के अगर 2 हाउसेज़ हैं तो वो दोनों हाउसेज़ में ऑफकोर्स ये प्रेजेंट हो सकते हैं, पार्टिसिपेट ले सकते हैं और बात स्पीक, ही हैज़ राइट टू स्पीक किसी भी मैटर पे उस हाउस में. या फिर अगर वो किसी भी उस स्टेट के किसी भी कमेटी के मेंबर हैं तो उस कमेटी के मेंबर के तौर पे भी उस कमेटी में प्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ भी वो जो भी मैटर पे एडवाइस देना चाहे वो दे सकते हैं.
बस खाली इनको वोटिंग राइट नहीं होता किसी भी हाउस में, अगर 2 हाउसेस हैं तो दोनों हाउसेस में भी इनको वोटिंग राइट नहीं होता, पर इनको बोलने का अधिकार होता है, इनको अटेंड करने का अधिकार होता है। आर्टिकल देखते हैं गाइस कि जो आर्टिकल मतलब एडवोकेट जनरल से रिलेटेड हैं। तो एक है आर्टिकल 165 जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जिसके अंदर एडवोकेट जनरल को मेंशन किया गया है। फिर दूसरा है आर्टिकल 177 जिसके अंदर एडवोकेट जनरल के राइट्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स या दोनों अगर हाउसेज हो, दोनों हाउसेज को लेकर के, और अगर कोई कमेटी का मेंबर है तो उस कमेटी के मेंबर के तौर पे इनको क्या राइट्स मिलता है। और आर्टिकल 194 पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़, तो इनके पास सिमिलर पावर और सिमिलर प्रिविलेजेस होते हैं जो कि उस स्टेट के किसी एमएलए के पास होता है। तो एज एन एमएलए के पास जो पावर और प्रिविलेजेस होता है वही सेम प्रिविलेजेस इनको भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच गाइस।